सभी एस्पिरेंट्स को आपके अपने चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के सेगमेंट को लेकर के चल रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने दो सब पार्ट्स कवर कर लिया था पिछले लेक्चर में। सबसे पहला पढ़ा था इंडस प्लेन, फिर दूसरे में हमने पढ़ा गंगेटिक प्लेन। आज आपकी बारी है ब्रह्मपुत्र प्लेन की। किसके आधार पर? रीजनल डिवीजन के आधार पर। तो जब हम ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करते हैं तो यह कैसा प्लेन है? यह वह प्लेन है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए डिपॉजिट से बनता है। इसके अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसमें दो क्राइटेरिया अपनाया जाता है। सबसे पहला है नॉर्थ टू साउथ और दूसरा है वेस्ट टू ईस्ट। दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ज्यादा सुटेबल है। खैर फिलहाल हम फर्स्ट क्राइटेरिया को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो जब हम फर्स्ट डिवीजन को देखते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है अपर ब्रह्मपुत्र रीजन। अपर ब्रह्मपुत्र रीजन काफी संकरा है, काफी पतला है। इसमें आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से थोड़ा, और थोड़ा इसमें नॉर्दर्न असम आ जाता है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश और असम। जब हम सेकंड डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें आता है मिडिल ब्रह्मपुत्र रीजन। मिडिल ब्रह्मपुत्र रीजन में अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाला, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पूरे असम को बीच से काटती है दो भागों में। तो इसके जस्ट इर्द गिर्द के नॉर्थ और साउथ वाले जो हिस्से हैं वह आते हैं आपके मिडिल ब्रह्मपुत्र प्लेन में। मैदानी क्षेत्र है, यह हमेशा बाढ़ से घिरा रहता है या बाढ़ की समस्या से यह जूझता रहता है। तीसरा जो आता है दैट इज द लोअर ब्रह्मपुत्र रीजन। यह लोअर ब्रह्मपुत्र रीजन कहां है? असम का जो साउदर्न हिस्सा है वह और बांग्लादेश, ये हिस्से आते हैं आपके लोअर ब्रह्मपुत्र रीजन में। तो ये फर्स्ट डिवीजन हो गया। अब डिवीजन का जो दूसरा क्राइटेरिया है जो ज्यादा रेशनल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई विद्वान भी इसको मानते हैं, वेस्ट से ईस्ट का डिवीजन। जी हां, पश्चिम से पूर्व का विभाजन किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान को। तो क्या है इसमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? वेस्टर्न प्लेन को। तो जब हम वेस्टर्न प्लेन की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पश्चिमी आसाम, गोलपाड़ा और धुबरी के हिस्से आते हैं। पूरे असम को कई रीजन्स में बांटा गया है। तो जो गोलपाड़ा है, धुबरी है, वह क्षेत्र आता है पश्चिमी आसाम में, और यह पश्चिमी आसाम आता है किसमें? वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र प्लेन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स के द्वारा हुआ है, यानी कि उसकी सहायक नदियों के द्वारा। कौन कौन सी सहायक नदियों ने इसका निर्माण किया है? इसमें देखेंगे तो पॉपुलर नदी है मानस नदी, संकोच नदी। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र, मानस और संकोच के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र बना है उसे कहा जाता है पश्चिमी ब्रह्मपुत्र प्लेन या वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र प्लेन। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद आते हैं मिडिल ब्रह्मपुत्र प्लेन पे, यानी कि मध्य ब्रह्मपुत्र के मैदान। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें आता है आपका गुवाहाटी रीजन और नगांव का क्षेत्र। गुवाहाटी और नगांव के क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके निर्माण में या फॉर्मेशन में किन किन रिवर्स का कंट्रीब्यूशन है? तो मेन रिवर तो वही है ब्रह्मपुत्र, लेकिन यहां पर ट्रिब्यूटरीज बदल जा रही हैं। कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज इसका निर्माण कर रही है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है सुबनसिरी, फिर उसके बाद है धांसिरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां की जो सॉइल है वह कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। ध्यान रखेंगे, यह धान और दलहन के लिए जाना जाता है यह क्षेत्र। इसके अलावा जो मिडिल ब्रह्मपुत्र प्लेन है यहां पर आपको चाय के बागान भी दिखाई देंगे। आप जानते हैं असम का चाय, तो असम का जो चाय है किस क्षेत्र में पड़ता है? मध्य असम में पड़ता है, जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, अब ये चीजें समझ गए होंगे। अब जो थर्ड कौन सा पार्ट है इसका डिवीजन? तो जो थर्ड है आपका ईस्टर्न, यानी कि पूर्वी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। तो यह कौन सा क्षेत्र आता है? तो इसमें डिब्रूगढ़, जोरहाट और शिव सागर के क्षेत्र आते हैं। डिब्रूगढ़, जोरहाट और शिव सागर के क्षेत्र इसमें आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका निर्माण किन सहायक नदियों के द्वारा होता है? तो अगर आप देखेंगे तो इसका निर्माण होता है सहायक नदियों में दिबांग नदी, लोहित नदी। बातें समझ में आ रही है? दिबांग, लोहित बहुत ही पॉपुलर नदियां हैं इसकी सहायक। इन नदियों से इसका निर्माण होता है। तो अगर देखेंगे तो यह क्षेत्र भी उपजाऊ है। यहां पे कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? तो देखा जाए तो धान पाया जाता है और चाय पाया जाता है। नाउ मैं पीछे जरा सा भूल गया था, वेस्टर्न वाले में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? तो उसमें होता है धान, जूट और सरसों। वेस्टर्न वाले में कौन सा है? धान, जूट और सरसों। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पूरा असम डिवीजन है इसमें कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी सहायक नदियां हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसका निर्माण करती हैं। इतना फेज आपका उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इस ब्रह्मपुत्र प्लेन का फॉर्मेशन।
तो जब फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया है कि एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, आप देखते रहे बोर्ड पर। अगली स्थिति देखें, इसका एक्सटेंशन कहां कहां पे है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय तक इस प्लेन का एक्सटेंशन है। जब हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो यह कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, तो यह करीब 80 से लेकर के 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। 80 टू लेकर के 100 किलोमीटर वाइड है। ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण में पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी इस जो 80 किलोमीटर की चौड़ाई है, इसकी विड्थ है, इसके नॉर्थ में पहाड़ियां हैं और इसके साउथ में भी पहाड़ियां आपको दिखाई दे देती हैं। ये तो टोपोग्राफी हो गया। सॉइल टाइप की अगर बात करें तो कौन सी मिट्टी से यह बना है, तो सॉइल टाइप में अगर देखेंगे तो सबसे पॉपुलर है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल से बना है यह पूरा क्षेत्र है। फिर इसके अलावा रेतीली मिट्टी भी देखी जा सकती है, चिकनी मिट्टी भी यहां पर देखी जा सकती है। हाँ, यहां पे कटान की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मेजर रिवर्स में कौन कौन सी है, तो बस एक ही मेजर रिवर है, दैट इज ब्रह्मपुत्र, और बाकी उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी पॉपुलर है, तो सुबनसिरी है, मानस है, धांसुरी है, दिबांग है, बराक है, लोहित है। ये सभी नदियां मिलकर के इस पूरे ब्रह्मपुत्र प्लेन का निर्माण करती हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसकी क्लाइमेट की बात करें तो जाहिर सी बात है काफी वेट रहता है, यानी कि यहां पर बरसात हमेशा होता रहता है, हैवी रेनफॉल होता है, और करीब करीब 2000 से लेकर के 4000 मिलीमीटर तक की वर्षा देखी जा सकती है। तो आपने अगर तीनों रीजन को अगर कंपेयर मैंने किया जाए प्लेन्स में, इंडस प्लेन, गंगेटिक प्लेन और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो सबसे ज्यादा बरसात ब्रह्मपुत्र प्लेन में होता है, उससे कम बरसात गंगेटिक प्लेन में होता है जो कि यूपी, बिहार और बंगाल में पड़ता है, और सबसे कम इंडस प्लेन में होता है जो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र आते हैं बरसात के मामले में। तो ये स्थिति होगी, तो हैवी रेनी एरिया है। एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, तो जाहिर सी बात है यहां पूरे वर्ष भर अगर देखा जाए कहीं कहीं पे धान की 3 फसलें भी बोई जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, रंगपुर का क्षेत्र, वह चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो ये स्थिति दिखाई देती है। इसके अलावा गन्ना होता है, सरसों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गन्ना, सरसों, चाय के बागान पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगली स्थिति देखें सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंचाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जब इंडस को पढ़ा था तो उसमें क्या चीज देखा था कि वहां पर कैनाल सिस्टम से इंडस प्लेन में सिंचाई का व्यवस्था है। वहीं जब हम गंगेटिक प्लेन की तरफ आए थे तो इसमें नहरें भी थी और ट्यूबवेल आदि भी थे। इसमें क्या है सिंचाई की स्थिति, क्योंकि 12 महीने जब बारिश ही होता है या हमेशा बाढ़ से घिरा रहता है यह क्षेत्र, तो निश्चित तौर पर इसकी सिंचाई व्यवस्था के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं होगा, प्रोविजन नहीं होगा, बरसात पे ही इसकी सिंचाई निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इस प्लेन में इंडस प्लेन और गंगेटिक प्लेन की तुलना में काफी कम पॉपुलेशन पाई जाती है। अगली स्थिति मिडिल या मध्यम डेंसिटी की यह पॉपुलेशन है, यहां दिखाई देती है। फिर क्या चीज है अगली स्थिति में अगर हम बात करते हैं अर्बन सिटीज कौन कौन से हैं, तो गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, सबसे पॉपुलर गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, सिलचर है, ये सभी इसी में पाए जाते हैं। अब देखें चैलेंजेस क्या है यहां पर, तो बार बार बाढ़ का आना, नदियां अपना रूट बदल लेती हैं, ये सभी चैलेंजेस है। ये तो देखा था आपने लोअर गंगेटिक प्लेन में भी, तो ये कमी यहां पर भी दिखाई देती है। सिल्टेशन एक अगली बड़ी चैलेंज दिखाई के तौर पे दिखाई देता है। तो चैलेंजेस के बाद अगला आते हैं हम वेजिटेशन पे। ध्यान रखिएगा रीजनल डिवीजन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तैयार होना चाहिए कि कोई फैक्ट्स पूछ दे तो आपका भूलने ना पाए। तो वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए यह जाना जाता है। किसके लिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और यहां बांस के जंगल दिखाई देते हैं घने, बैम्बो, इसीलिए असम में अगर देखेंगे तो बांस के बने हुए मकान भी दिखाई देते हैं। टी गार्डन्स यहां पाए जाते हैं, चाय के बागान पाए जाते हैं, आप इस सब चीजों से परिचित हैं। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें इसकी, तो यह देखा जाए तो इंडिया को किससे जोड़ता है, ईस्टर्न एशिया से जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ यहां से मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया था कि तिब्बत जाने के लिए मार्ग दिखाई देता, कहां, सिक्किम से, नाथुला दर्रा वगैरह से हम चीन की तरफ जाते हैं। तो ये चीजें हैं कि कनेक्ट करता है ये हमको किससे, नॉर्थ एशिया से, और दूसरा कनेक्टिविटी किसके साथ है, ईस्टर्न एशिया से। अब जब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं यहां पर, तो क्या चीजें दिखाई देती है इस मैदानी क्षेत्र में, रिवर रूट का ज्यादा प्रयोग होता है, नदियों का, इसके अलावा रोडवेज का प्रयोग होता है। रेल मार्ग बिछाने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी
लोग रेल से आते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो गुवाहाटी तक हमें रेल मार्ग अच्छी तरह दिखाई देता है, उसके आगे कम दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका रीजनल डिवीजन आज कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन पे। आप इन तीनों ही डिविजन्स को बारीकी से पढ़ लेंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ।